देखिए हम लोग आप लोगों ने नोट किया, नोट्स लिखे शुरू कर दिए ग्रुपों ने नोट्स, बहुत बढ़िया। तो उसमें आप लोगों ने नोट किया होगा कि आप लोगों को न्यूमेरिकल मिलेगा, हम लोगों ने सेट ऑफ इंटीजर का न्यूमेरिकल देखा। तो सबसे बड़ी बात है समझने के अलावा मैं बार बार कह रहा हूँ लिखने का अभ्यास। केमिस्ट्री के जो बच्चे हैं हिंदी मीडियम के वो इस पेपर में जरूर के जरूर डूबेंगे, क्योंकि वो लिख नहीं पाएंगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कंप्यूटर वाले तो बस ऐसा है कि चलो इंग्लिश दिख रहे हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। मतलब जो भी है ये पेपर डुबोएगा बहुत लोगों को, क्योंकि पहले 4th सेम में तो 3 सेम के बाद था ये, अब ये एकदम से आ गया और आपको हमारा पता ही है। तो ये ऐसा है कि सामने से सही भी लिखेगा लेकिन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो लिखना तो पड़ेगा। इसलिए अगर नोट को पढ़िए न्यूमेरिकल में क्या लिखा है, कैसा कहा है, क्या कहा है। तो आपने कल मेरे साथ जो न्यूमेरिकल किया था, अगर आपको याद हो तो आपने किया था सेट ऑफ इंटीजर्स, फिर आपने किया मेरे साथ सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, फिर ऑड की बात हमने करी थी कल, ऑड इंटीजर्स, जिसमें हम ये कह रहे थे कि तीनों के तीनों ने विद रेस्पेक्ट टू क्या था सर, एडिशन, इसमें काम करना था। ये आपका ऑपरेशन था और ये आपका सेट था। तो ये ग्रुप की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, अबेलियन को भी होल्ड करता है, ये भी ग्रुप को होल्ड करता है, अबेलियन को भी करता है, लेकिन ये ग्रुप की प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। तो अनुज भाई को जो दिक्कत आएगी, बस थोड़ा सा आज आपको मिश्रा जी से मिलना पड़ेगा। सिर्फ इतना पूछना है आपको कि ग्रुप क्या होता है, ग्रुप क्या चीज है, बस इसका जानकारी हासिल कर लीजिए, बाकी इतना कुछ नहीं हुआ। थ्योरम हो चुकी है, उसके लिए वीडियो देखिए, थ्योरम को भी हल्का सा कैरी करेंगे, लेकिन काम छूट गया है ये ध्यान रखिए, मेन थ्योरम छोड़िए आपने। यहाँ पर हमें ग्रुप क्या है वो सीखना है। तो हमने इन क्वेश्चनों में ग्रुप और अबेलियन ग्रुप के बारे में पढ़ना है। पढ़ाई के मोड पे रहिए, हर हफ्ते एक दिन अपने नोट्स को जरूर पढ़िए, वरना ये टॉपिक मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ आपको बहुत परेशान कर सकता है। जैसे कुछ बच्चे कह रहे पेपर आसान था, ये था वो था, देखो पुराना जो बीत गया सब बीत गया। हर दिन लास्ट बॉल पे छक्का नहीं लगता और हर प्लेयर वही प्लेयर सेम छक्का नहीं मारता, आप भी देखते होंगे, आप भी जानते होंगे। एक दिन होता है, किस्मत होती है, तो हमेशा आदमी को थोड़ा डर के रहना चाहिए। क्यों? जिससे कि वो मेहनत करे। जो डरेगा ही नहीं वो मेहनत करेगा ही नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा डर नहीं, डर का मतलब है मेहनत करें, क्योंकि अगर आप इसे पढ़ेंगे तो लिखने का फ्लो आएगा। लिखें भी कि एक ऐसी कॉपी ले लें या ऐसा कोई टैब ले लें या ऐसी कोई चीज़ जिसमें लिखने का मिट जाए तो आपका पन्ना बचे, लेकिन अभ्यास करें लिखने का, बहुत जरूरी है, शुरू में चाहिए हमें। इसके बाद जो न्यूमेरिकल आ रहा है वो बताओ मुझे आप क्या न्यूमेरिकल है, नोट्स अगर आपके पास है तो। न्यूमेरिकल है सर, G इज इक्वल टू -2m माइनस m 0 m 2m, जिसमें इसे हम फॉर्मूला फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, R बिलोंग टू I, I जो है वो यहां पर सेट ऑफ इंटीजर्स है, एंड M is a fixed non-zero integer, फिक्स। ये क्वेश्चन है ना? ये न्यूमेरिकल सेट ऑफ इंटीजर जैसा ही है। देखो यही एक दिक्कत आएगी, अगर आप क्वेश्चन कम करोगे तो आपको महसूस नहीं होगा, क्वेश्चन ज्यादा करोगे तो महसूस। जितने ज्यादा जिंदगी जिएगी उतने कष्ट ज्यादा झेले होंगे, सुख तो ज्यादा देखे होंगे, जितना कम देखे होंगे उतना कम ही देखे होंगे। तो होता क्या है कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो जो इंटीजर वाला क्वेश्चन है उसके जैसा तो है, लेकिन थोड़ा चेंज है। क्यों? अब सेट की ना थोड़ा शकल बदल दिया आपने। अब जो भी मेंबर इसमें लाइन करेगा इसके जैसा होना चाहिए, ये कंफर्म है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था पहले बैच में
कि आप शादी में जाते हैं आजकल, तो आजकल एक ट्रेंड बन पड़ा है, पहले तो नहीं था ये ट्रेंड। पहचान के लिए कि बाराती कौन है, सबको पगड़ी दे देते हैं आजकल के लोग कि भाई 80 बाराती हैं तो 80 के सर पे पगड़ी, ताकि टिकट टिक्का उन्हीं का हो, लिफाफा उन्हीं को मिले। कहने का मतलब है कि हम वही हैं, किसी और बारात में जा रहे तो पगड़ी नहीं पहन रहे, किसी में जा रहे तो पगड़ी पहन रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस सेट में मुझे बिलोंग करना है मुझे उसके जैसा दिखना ही पड़ेगा। कोई कहे सर 1 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेशन में इंटीजर आइडेंटिटी होता है। मैंने कहा तो 1 को भी हम ऐसा लिखेंगे 1 बराबर 1 प्लस आई डॉट 0। तो बच्चे हंसते हैं कि सर मतलब तो वही है। फिर वही बात हो गई, सर आपके लिए मतलब वही है, हमें भी पता है मतलब वही है। हम कह रहे हैं जैसा देश वैसा वेश, उसकी शकल वैसी दिखे तो सही, अप्रूवल तो मिले। हर सांवला आदमी इंडियन नहीं होता, बांग्लादेश के भी होते हैं, पाकिस्तान के भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो यहां पर इस चीज का हमें ध्यान रखना। वही बात इस जगह पर है कि मेरे सेट की पहचान क्या है कि सबसे पहली बात, मेरे सेट में जो एलिमेंट लाई करेगा वो ऐसा होना चाहिए जिसमें m फिक्स है। फिक्स मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। कल को मैं m बराबर 2 रख दूं तो सेट ऑफ इवन इंटीजर हो जाएगा। m बराबर 3 रख दूं तो 3 का मल्टीपल हो जाएगा। m बराबर 4 रख दूं तो 4 का मल्टीपल हो जाएगा, या नहीं? m बराबर 1 रख दूं तो सेट ऑफ इंटीजर हो जाएगा। तो वही सब कुछ है तो इंटीजर ही इसके अंदर, लेकिन एक विशेष तरह के हैं, मल्टीप्लाई बाई m। तो यहां पर हमारे लिए m फिक्स है और r जो है वो इंटीजर होना चाहिए बस। अगर ये चीज दिखती है तो इस सेट का मेंबर है, अदरवाइज इस सेट का मेंबर नहीं है। तो चर्चा करने सवाल के ऊपर सो दैट है कंफर्म है कि प्रूफ आया नहीं है। तो इसीलिए इस बात पर ध्यान रखें कि अगर मुझे इसका क्लोजर प्रूफ करना है तो कल याद होगा, कल हम लोगों ने कहा था कि वी नो दैट एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज आल्सो एन इंटीजर। बस यहां पर थोड़ा सा ये लिखने के लिए हम रोकेंगे हाथ को, पता है ये इंटीजर ही है, लेकिन यहां वी नो दैट वाली कहानी के अलावा m होना चाहिए, r होना चाहिए, ये बताना पड़ेगा। तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे इफ फॉर ऑल a, b बिलोंग टू g वेयर a बराबर मान लिया आपने r1m और b बराबर मान लिया आपने कितना? देखो लिखने का तरीका बदल गया। जहां पर r1 r2 जो है वो i को बिलोंग करते हैं और ऑब्वियस सी बात है m इज अ फिक्स्ड नॉन जीरो इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है, इंटीजर। सो अगर मैं a प्लस b करता हूं तो r1m r2m r1 प्लस r2m, और जाहिर सी बात है देखो ये बंदा जो है वो जी में लाई करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि तो इसकी शकल हमारे सेट के मेंबर के बिलोंग करती है। आज आप बैठे हैं इस कमरे में, इस सेट में, तो आप सिर्फ इसीलिए बैठे हैं बिकॉज यू आर लर्निंग या यू आर स्टूडेंट ऑफ मॉडर्न अलजेब्रा। आप छात्र किसके हैं? मॉडर्न अलजेब्रा। कोई यहाँ पर हिस्ट्री का या बायोलॉजी का या ज्योग्राफी का स्टूडेंट यहाँ नहीं बैठा मिलेगा। जिसे मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ना है, पर्टिकुलर मैथ में भी मॉडर्न अलजेब्रा, वो इस सेट में बिलोंग करेगा। तो आपकी पहचान वो है। आप बाहर जाके कुछ केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, मैथ भी पढ़ते हैं, इस समय में इस आदमी के पास आप बैठे हैं, उसका रीजन आप मॉडर्न अलजेब्रा होल्ड कर रहे हैं। यहाँ पर ये बंदा a प्लस बी जी में लाई करेगा बिकॉज m है, और जो इंटू में ये जो आगे दिख रहा है r1 प्लस r2, ये क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। और आप देख ले जब r1 इंटीजर है, r2 इंटीजर है, तो मैं समझता हूं दो इंटीजर को जोड़ने पे रेशनल नंबर तो नहीं आएगा, क्योंकि इंटीजर जो होते हैं वो रेशनल नंबर भी होते हैं। हमें दो को आप रेशनल नंबर कह सकते हैं, ठीक है ना? 3 को भी आप रेशनल नंबर कह सकते हैं, लेकिन हर रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होता। मतलब बड़ा कंफ्यूजन कर देता है क्रिएशन। फिलहाल ये कंफर्म है कि ये दोनों अगर इंटीजर हैं तो इनका सम जो है वो भी इंटीजर होगा, ये बात बिल्कुल तय है। इस बेस पर बिल्कुल आपने ऐसा लिखना है। सो जी होल्ड्स, देखो ये लाइन है जो मैं लिख रहा हूं ना, इससे आप मतलब ये मत समझे कि मैं नेगेटिविटी बोल रहा हूं। ये कंफर्म है कि सिर्फ 70 नंबर 100 नंबर के पेपर के पास होने के लिए 40 नंबर के जुगाड़ लगा के आप पास हो भी गए, लेकिन आपको भी पता है कि आपकी कोई वर्थ नहीं है।
और पेपर में हो सकता है 40 नंबर 50 नंबर लाने के लिए लिखने की भी हिम्मत ना हो, क्योंकि देखना, सुनना, क्लास देना, ट्यूशन जाना, डेली नोट्स लिखना, इसे पढ़ाई नहीं मानता मैं, और मैं पढ़ाई मानता ही नहीं। क्यों? क्योंकि पढ़ना उसे कहते हैं जब लोगों की सारी सुनी हुई समझी हुई बात को हम खुद अपने आप लिखें, करें, उसे कहते हैं पढ़ाई। प्रैक्टिकल को टेपने को पढ़ाई नहीं कहते, आपको ही पता है। आप एक दिन में 5 प्रैक्टिकल टेप देते हो, 4 टेप देते हो, उसे पढ़ाई नहीं कहते। तो घर वालों को लगता है पढ़ाई करता है, लिखने को पढ़ाई नहीं कहते। वरना भाई साहब जो हर टाइपिस्ट बैठा है, जो किताबें छपती हैं तो वहाँ टाइप करते हैं लोग, तो वो टाइपिस्ट ही मैथमेटिशियन मिल जाता फिर तो खाली टाइप करता जो बोल लो, तो टाइपिस्ट नहीं बनना हमें। जी होल्ड्स द क्या सर? क्लोजर। विद रिस्पेक्ट टू चाहो तो लिख दो, जितना अपने आप को आप समझाओगे उतना बढ़िया सर। दैट्स ऑल। ये क्लोजर हो गया, ठीक है ना बेटा? अब देखिए इसी क्वेश्चन का अब मुझे एसोसिएटिव लिखना है। मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें हो सकता है जो आप लोगों को गुणवान टीचर पढ़ाते हो वो एक्सेप्ट करें भी या ना भी करें, क्योंकि प्रॉब्लम एक ही है कि हर आदमी अपने जोन में ही कंफर्टेबल है। दूसरे की बात मगर मुझे कोई आपसे सीखने को मिलेगा तो मुझे सीख लेना चाहिए। मेरा मानना तो यह है इस उम्र में भी आते हैं, क्योंकि संपूर्ण तो कोई सभी आदमी नहीं है। जो मुझे आता है क्या पता उसके अलावा बहुत कुछ अच्छा हो, लेकिन अब मुझे पता ही ना हो, मैंने देखा ही नहीं। तो एसोसिएटिव लॉ अगर मैं चाहूँ तो यहाँ 2 तरीके से लिख सकता। कैसे? मैं एक तरीका लिखता हियर ऑल एलिमेंट्स इन जी आर एन इंटीजर। सारे इंटीजर ना हो, क्या पता खाली इवन इंटीजर हो, खाली 3 के मल्टीपल हो, खाली, लेकिन है तो इंटीजर ही। ओके, ऑल एलिमेंट्स आर इन जी आर इंटीजर्स एंड वी नो दैट या छोटा लिखना है तो छोटा ऐसे लिखेंगे। सो G holds the associative law with respect to addition। तो थोड़ा सा ये इनकम्प्लीट है समझाने के हिसाब से। कोई कहेगा तूने कहा भाई सारे इंटीजर हैं इसके अंदर, सारे का मतलब है बहुत सा जो भी है इंटीजर है इसमें, सारे ना हो लेकिन इंटीजर है, और तुम्हें कहते हैं कि एसोसिएट। अब आपसे बताओ क्यों? सिंस addition of integers always hold the associative law। with respect to addition लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने addition of integers लिखी। तो मैंने जब ये बात लिख दी कि भाई एडिशन ऑफ इंटीजर हमेशा एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है, तो फिर मेरा सेट क्यों नहीं करेगा? मेरे सेट में भी तो इंटीजर्स ही हैं या नहीं? दैट्स ऑल। बहुत बढ़िया तरीका है, लेकिन किताबों में कुछ इस तरह से होता है, या फिर क्या कह लीजिए कि ज्यादातर लोग इसको लेके चलते हैं। एबीसी ले लीजिए वर्सिटी, इसे रखना नहीं मानते हो, सच की बात है। ये समझना है, समझ के लिखा गया है, लेकिन लिखा है इसलिए इसे कहते रखे हैं। और ये जो दिख रहा है ये प्योरली अपने आप में फ्लुक है, जैसे बना के छोड़ दिया आपने। देन आपने कहा वेयर ए बराबर R1M, B बराबर R2M, C बराबर R3M, जहां पर R1 R2 R3 बिलोंग टू कितना है? 3 ले लिया आपने। अभी 3 कौन से पता नहीं, हमने R1 R2 R3 मान लिया। हमें करना क्या है? वही राम कहानी, A बराबर B प्लस C है। अब मुझे ये लाना है A प्लस B प्लस C, बस ये लाना है। ये गिवन है, ये लाना है, तो क्या होगा? एडजस्टमेंट करता हूँ, जैसे ही आ जाएगा मैं लिख दूंगा
G holds the क्या एसोसिएटिव लॉ विद रेस्पेक्ट टू किसके? जिस जमाने में हम लोग पढ़ते थे, सही बिल्कुल क्लियरली बताऊं आपको, ये बात हर टीचर को पता है कि अपने टाइम में उसे क्या दिक्कतें थी, लेकिन जब वो पुराना हो जाता है सामने वाले को वो उस निगाह से या उस तरीके से नहीं सोचता। ये सबसे बड़ी माइनस पॉइंट है हमारे एजुकेशन में टीचर और बच्चों के बीच में। गैप क्यों हो जाता है? हर आदमी पढ़ाने वाला सोचता है कि सामने वाला मेरे लेवल का हो जाए, और पढ़ने वाला उसे लेवल मानता ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। चाहे वो IIT हो, चाहे वो कोई ऑथर हो, बहुत बड़ा, कहीं फॉरेन में आया हो, कहीं आया हो, सबसे पहले जिनके साथ आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, उनके लेवल पर जाकर उन्हें वहां से उठा के लाना पड़ेगा, वरना वो फासला तो हमेशा बना रहेगा आसमान का और जमीन का। बैठे रहो भगवान मान के, इंसान मानने ही तो चमत्कार तो नहीं होने वाले। अब इस जगह पर इस चीज को लिखने में एडजस्टमेंट कैसे कर रहा है? ए बराबर देखो R1M लिखा, बी बराबर बंदे ने क्या लिखा? R2M प्लस R3M, ठीक। फिर इसी चीज को देखो R1M, फिर हमने R1 प्लस R2 प्लस R3 को इकट्ठा कर दिया, ठीक। फिर हमने क्या किया, देखो ध्यान से देखना, R2 प्लस R3 M को बाहर लेंगे, ठीक। अब देखो यहां पर A प्लस B करना है ना, R1 प्लस R2 होना चाहिए, तो मतलब मुझे इस चीज को इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से। अब कोई सिस्टम से लेकर कोई बता पाएगा। और यहां पर चूंकि R1 R2 R3 किसके एलिमेंट हैं? आई के, इंटीजर है। और यहां पर देखो एसोसिएटिव लॉ लगा है इनके बीच में, यहां पर एसोसिएटिव लॉ लगा है। कोई सोचे कि सर एसोसिएटिव प्रूफ कर रहे हैं, हम तो एबीसी के लिए प्रूफ कर रहे हैं, R1 R2 तो ना प्रूफ कर रहे थे। R1 R2 तो इंटीजर है, वो तो ऑलरेडी एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते हैं, तो मतलब इस लाइन से इस लाइन को लिखने का भी रीजन देना पड़ेगा। और अब जाके बंदा इस तरह से R1 प्लस R2M को अलग कर लेगा, R3M को अलग कर लेगा, और चाहे तो R1M प्लस R2M ऐसा लिखेगा और प्लस में ऐसा लिखेगा, और कंफर्म है क्लास में आपको ऐसा ही कराया गया होगा। क्योंकि कोई ये सोच के नहीं आ रहा है कि मुझे सामने वाले को इजी करना है, वो सोच कह रहा मुझे निपटाना है बस। वरना एक एक थ्योरम में हमें आधा घंटा लग रहा है, एक एक सवाल में आधा घंटा लग रहा है, जबकि इतना मटेरियल है नहीं, चुटकियों का काम है। कोई कहे सर आप क्या पढ़ा रहे हैं, आप तो इसलिए, भाई मैं जिनको पढ़ा रहा हूँ मेरे लेवल के हैं, मैं आसमान की या मैं IIT की बात तो कर लेता हूँ, लेकिन मैं जिनको पढ़ा रहा हूँ मुझे पता है कि वो मेरे से नीचे है, मुझे अपने लेवल तक लाना है, मैं बहुत हाई फाई चीज़ नहीं पढ़ा रहा। लेकिन जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ उनको ये भी नहीं आता है ना, तो ये हमें पहले इतना तो आए, फिर आगे तो रास्ता बहुत लंबा है। तो इस जगह पर मैं समझता हूँ कि एसोसिएटिव दोनों पहलू से आप समझ पाएंगे, पक्का नहीं बात? ओके, ऐसा करो। तो इस जगह पर कंफर्म है, ओके। अब आते हैं सर इसी क्वेश्चन का एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इसी क्वेश्चन का एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आता है, ठीक है ना। इसी न्यूमेरिकल का एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो हिमांशु भाई आइडेंटिटी क्या चीज है, तो वहीं से निकल जाता है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या चीज है, कैसी चीज है? आइडेंटिटी का मतलब होता है हिमांशु, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब है सेट में एक ऐसा एलिमेंट जिसके साथ किसी को भी ऑपरेट करने पर, ऑपरेट मतलब यहां पर जोड़ना है या घटा मल्टीप्लाई करना नहीं हो सकता है, वही एलिमेंट है। जैसे इस कमरे में आइडेंटिटी एलिमेंट सामने लगा हुआ शीशा है, तो फिलहाल ये मोबाइल है बोर्ड के लिए, क्योंकि अगर आप देखें तो बिल्कुल वही इमेज दिखा रहा है। मैं अगर शीशे में अपने आप को देखता हूं तो मैं ही दिखता हूं, इसका मतलब शीशा हमारे लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि उसके साथ जो भी ऑपरेट होगा वही आएगा।
इस जगह पर अगर मैं बात कर रहा हूं आपके साथ, तो आइडेंटिटी एलिमेंट की पता है कौन है, 0। तो लिखा कैसे जाए सर इसे लिखा जाएगा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को कुछ इस अंदाज में, इफ फॉर ऑल, मतलब हमारे जी के कोई भी एलिमेंट, फॉर ऑल, इवन यहां तक कि वो 0 भी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो, देन देयर एग्जिस्ट, साफ दिख रहा है सर 0 है। हमने कहा कोई भी एलिमेंट जी का और जी का 0 अगर है, तो उसके साथ अगर हम एक बार उसे राइट में जोड़े या लेफ्ट में जोड़े वही आता है। और सामान्य से सामान्य एडिशन, मैं सामान्य बोल रहा हूं, आज हम मॉड्यूलो पे जाएंगे, मॉड्यूलो पे अलग तरह का मॉड्यूलो, अलग तरह का एडिशन है। तो हम सामान्य एडिशन में ये कंफर्म माने कि 0 ही एक ऐसा नंबर है जो किसी नंबर को प्रभावित नहीं करता, उसके साथ उसे जोड़िए, उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 ही एक ऐसा नंबर है और कोई नंबर ऐसा नहीं है। तो वही आइडेंटिटी है जो हमारी पहचान को बनाए रखे, हमारी पहचान पे फर्क ना डाले, वो ऐसा एलिमेंट ही हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। मैंने कहा ना आईडी कार्ड, आपको बताया था मैंने, एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड, आप लोग कहते हो आई कार्ड, आई कार्ड, आई कार्ड, मीन्स वो आपकी पहचान पत्र है। पहचान पत्र नाम सुना होगा आपने, पहचान पत्र। तो वही सेम कहानी इस जगह पे इस 0 की है। ये किसी भी एलिमेंट की पहचान को जिंदा रखता है, एज इट इज रखता है, और ऐसा सेट में एलिमेंट मौजूद है, सो आप कहोगे सो 0 इज द क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कई लोग लिखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, वो भी चलता है। 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। नीचे लिखना चाहो तो सो जी होल्ड्स द एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वर्ड भी लिख सकते हो। फिर आती है सर चौथी चीज, वो है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब है हिमांशु इस जगह पर ये है अनुज, नाम बार बार हिमांशु, अनुज। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब यहां पर अनुज ये है कि हर एलिमेंट का, सेट के अंदर मौजूद हर एलिमेंट का एक ऐसा जोड़ीदार होगा, वो खुद भी हो सकता है, जैसे आइडेंटिटी अपना इनवर्स खुद होता है। हाँ, आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब है कि हर एलिमेंट का एक ऐसा जोड़ीदार जिसके साथ उसको ऑपरेट करने पर, मींस यहां पर ऐड करने पर आइडेंटिटी आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। 1 को किससे जोड़े कि 0 आ जाए, -1। -2 को किससे जोड़े, +2। भाई -1 का अगर 1 है तो 1 का -1 होगा इनवर्स। ये तो है नहीं कि ये उसका और वो उसका, ये कोई पुश्तैनी संपत्ति नहीं है कि बाप दादा और बढ़ता जा रहा है। तो ये म्यूचुअल है अपने आप में, मैं आपका इनवर्स, आप मेरे इनवर्स। तो इस जगह पर गौर करिएगा, हर एलिमेंट का इनवर्स मौजूद है इस जगह, दिख रहा होगा सामने। लिखना कैसे है, दिक्कत है लिखने में। 0 का इनवर्स तो 0 है, ये गांठ बांध लीजिए कि आइडेंटिटी का इनवर्स हमेशा आइडेंटिटी ही होता है, ये तय है बात। अब आती है बात, मुझे कोई कहे सर कि कैसे लिखा जाए, m का इनवर्स -m है, 2m का इनवर्स -2m है, 3m का इनवर्स -3m है। तो ये थोड़ा सा अच्छा ही लगता लिखने में। हमने क्या कहा, इनके बदले तो लिख दिया Rm, इनके बदले लिख देंगे -Rm, सब आ गए। R बिलोंग टू I, तो M1 रखोगे तो M, 2 रखोगे -3 रखोगे तो हर बंदा आ गया। तो हमें अपने आप को एक्सप्रेस ऐसा करना है कि जिसमें ओवरऑल कंफ्यूजन निकल जाए। तो कैसे लिखा जाएगा यहाँ पे, आपने कहा हियर A is equal to Rm belong to G, R belong to I, then there exist, ध्यान रखो फॉर ऑल नहीं है इनवर्स में, ध्यान रखना फॉर ऑल नहीं है, सिर्फ एक एलिमेंट के इनवर्स की बात करेंगे। फिर बोलेंगे जैसे एक एलिमेंट का इनवर्स है वैसे ही प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स होगा। ईच एलिमेंट हैव देयर इनवर्स इन जी। लैंग्वेज
बार बार कह रहा हूं लैंग्वेज, इस बात को समझो। सिर्फ बीएससी पास होने तक की बात मत करिए, क्योंकि ये सोच तब तक जिंदा है जब तक आप मौज ले रहे हैं। घर वाले ये सोचते हैं कि हम गुरुकुल में पढ़ा रहे हैं, हम कहीं भी पढ़ा रहे हैं, हमारा बच्चा इस एजुकेशन से ज्ञान प्राप्त करेगा, लेकिन मुझे यही नहीं मालूम पड़ रहा कि वो डिग्री तो ले रहा है लेकिन ज्ञान नहीं ले रहा है, क्योंकि वो सिर्फ पास होके अपने आप को फेस ऑफ कर रहा है कि जी मैं पास हो गया, मैं निकल गया। फाइनली कंपटीशन लेवल पर या कहीं पर भी जाएं तो इस बीएससी से कुछ नहीं होना, लेकिन जब कुछ यहां भी कुछ नहीं कर रखा तो आगे की तो बात ही छोड़ दीजिए, दूर दूर तक नहीं संभव है। तो यहां पर जब हम बात करते हैं कि हमें लिखने की प्रॉब्लम आएगी, ये कंफर्म है। जो हिंदी मीडियम का छात्र है वो इस बात से कभी ना मुकरे, शर्मिंदगी की बात नहीं है, किसी को शो ऑफ नहीं करना है, नहीं आता है तो नहीं आता है, और सीखना है तो उसका तरीका ढूंढना है। किसी दूसरे की कॉपी कभी मत करिए। आप ये देखिए कि आप अपने आप में क्या इंप्रूव करें, वही सबसे बड़ी तरक्की है। क्योंकि अगर मैं इंप्रूव कर पाया हूं अपने आप में तो मुझे खुशी होनी चाहिए कि कल मैं ऐसा था, आज मैं ऐसा हूं। फलाने को देखकर मत चलिए इन कुछ कामों में, पढ़ाई के मामले में बिल्कुल नहीं। कंपटीशन अपने आप से है। तो इंप्रूवमेंट क्या होना है सर? लिखना। ए अगर आरएम में है देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी इज इक्वल टू, अब हम में से कईयों की सोच ये होती है कि माइनस लगाए तो नेगेटिव होगा, ऐसा नहीं। आर बराबर -2 हो सकता है तो ये +2 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो भी होगा उसका नेगेटिव, नेगेटिव का भी नेगेटिव होता है, नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी सच दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड b प्लस a इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है जैसे a का इनवर्स है b, वैसे ही प्रत्येक एलिमेंट का, तो आप ऐसे लिखेंगे सो ईच एलिमेंट हैव देयर इनवर्स, ईच एलिमेंट्स हैव देयर इनवर्स इन जी। यहां लिख सकते हैं b इज इनवर्स ऑफ a, बस ये हो गया सब प्रूफ। 4 प्रॉपर्टी हो गई, हो गया प्रूफ। और कॉम्यूटेटिव इसका बिल्कुल सेम टू सेम जो मैंने एसोसिएटिव लिखवाया था, here all elements are integer, so G holds the commutative law because since addition of integer always holds the commutative law। लेकिन कोई ऐसा भी होगा तो फिर वही बात कि कॉम्यूटेटिव के लिए लैंग्वेज की बजाय वो चला गया फिर उसी ड्रामे पे, यहां पर फिर फॉर ऑल आएगा a, b belong to G where a is equal to r1m and b is equal to r2m, जहां पर r1 r2 जो है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट a प्लस b है, b प्लस a लाना है। बस ये टाइम पास जो है ना, ये टाइम पास हमें बिल्कुल सिस्टमैटिक करना आना चाहिए। इसे इस तरह से लिखा, फिर बाद में r1 प्लस r2 को r2 प्लस क्या लिख दिया r1, चूंकि r1 r2 i के मेंबर है इंटीजर के, और वो कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। और फाइनली इस जगह पर r2m प्लस r1m और फाइनली b प्लस a, और बस क्या लिख दिया G holds the commutative law with respect to addition, that's all। Hence G plus is an abelian group। इसे बोलते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, सेट के साथ ऑपरेशन, abelian group। या फिर ऐसे लिखें G is an abelian group with respect to addition। बात देखिए क्वेश्चन करो, ठीक है, कर पाएंगे, देखिएगा इसको। धन्यवाद।